अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवायत चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ बटन को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। फ्रेंड्स, पार्ट 2 के साथ आपकी होस्ट दुआ बट आप सबकी खिदमत में हाजिर है। तो आइए बाकी हिस्से का आगाज करते हैं। सायरा ने यासिर से पूछा, लेकिन यासिर ने जवाब देने की बजाय हमला कर देने को बेहतर जाना। कमजोर लड़की के लिए एक ही मुक्का काफी साबित हुआ और वो अधमुई होती गई। बाकी काम चाकू ने कर डाला। हालात एक दफा फिर पहले जैसे थे। वो कोशिश के बावजूद हालात संभलने में नाकाम रहा था। दम तोड़ती जदोजहद के सामने बेबस होने के बाद उसका हाथ सारा के होंठों पर से हट चुका था, जबकि कमरा इसकी दर्द भरी चीखों से गूंज रहा था। लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि बिस्तर पर मौजूद खाला ज़ैनब का वजूद इतनी चीखों पुकार के बावजूद सख्त था। गैर मुतवक्का सूरत हाल की बदौलत वो एक दफा फिर वो कुछ कर चुका था जो वो नहीं करना चाहता था, यानी चाकू का इस्तेमाल। बहरहाल जो भी था, लेकिन इस दफा उसने इख्तियार से काम लिया था और अपने कपड़ों और हाथों को खून में रंगने से मुकम्मल तौर पर बचाए रखा था। अब खाला ज़ैनब लड़की के बिस्तर पर बेसुध लेटी थी। न जाने वो जिंदा भी थी या नहीं। इसने आगे बढ़कर इसके वजूद को हिलाया जलाया। वो जिंदा थी लेकिन अपने होशो हवास में नहीं थी, शायद बेहोश हो चुकी थी। दरवाजा खटकने की आवाज ने इसे गैर मामूली सूरत हाल का एहसास दिलाया। रात के इस पहर बाहर कौन हो सकता था? जो भी था, अब इससे बचने के लिए जदोजहद करनी थी। लेकिन वो तो उस वक्त इसे चूहेदान में फंस चुका था जिसका एक ही दरवाजा था और वो भी छोटा था। बाहर से अब बकायदा चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो जो कोई भी था हरसा लहजे में कह रहा था, सारा तुम ठीक तो हो ना? मालूम है खाला ज़ैनब तुम्हारी दुश्मन बन चुकी थी और वो तुम पर तशद्दुद का बाइस बन रही होगी। मैं तुम्हारे चीखने की आवाज सुन चुका हूँ। तुम फिक्र न करना, मैं अभी गांव वालों को तुम्हारे घर के सामने जमा करता हूँ। हमारी मोहब्बत के दरमियान अब कोई नहीं आ सकता। अब फैसला पंचायत के सामने होगा। इसकी बातें यासर पर बिजली बनकर गिर रही थी। वो गांव के अफराद को जमा करने पर तुला बैठा था। मामला कुछ इसकी समझ में आ चुका था। सारा और बाहर मौजूद लड़का एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, जबकि खाला ज़ैनब ऐसा नहीं चाहती थी। लड़के ने सारा को चीखने चिल्लाने की आवाज सुननी होगी और अब मुसीबत बना बाहर न जाने क्या करता फिर रहा था। लेकिन सोचने की बात ये थी कि रात के इस पहर लड़का खाला ज़ैनब के घर के इर्द गिर्द क्या करता फिर रहा था। ये वो बातें थी जो इसके दिमाग में गर्दिश कर रही थी। लेकिन अब जो मसला सामने मौजूद था, इसका हल सोचना था। ज़ाहिर है सोचने का वक्त नहीं था, इसलिए इसने अंधाधुंध फरार में ही बेहतरी जानी। चेहरे को कपड़े के साथ अच्छी तरह ढांपने के बाद उसने कमरे से बाहर का रुख किया। दीवार फांदकर जब इसने गांव की मुख्तसर गली में कदम रखा, तब गली लोगों से भरने लगी। घरों के दरवाजे खुलते जा रहे थे और दरवाजा खुलने का मौजब नहीं साबित हो रहा था। वो हर जानब से मुसीबत में गिरफ्तार होता जा रहा था। फरार के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन हार मानने वाला वो भी नहीं था। उसने अपने चेहरे से कपड़ा उतारकर एक साइड पर फेंका और आस्था कदमों के साथ गांव वालों की जानब चल दिया। गांव वाले इसे दीवार फांदते देख चुके थे, इसलिए शोर बचाते इसकी जानब बढ़ने लगे। बरकत के बूढ़े दरख्त के नीचे पंचायत बैठ चुकी थी और यासिर को मुजरिम करार दे चुकी थी। लेकिन यासिर का कहना कुछ और था और इसका कहना कुछ यूं था कि इसे खाला ज़ैनब ने खुद रात को अपने घर बुलाया था। खाला ज़ैनब का ये कहना था कि क्योंकि सारा और नईम की एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं चाहती। इसके अलावा मजीद ये कि वो नईम के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। ये झूठ उसने तुक्के के तौर पर बोला था, जो कि निशाने पर जा बैठा। खाला ज़ैनब सदमे को बर्दाश्त न करने की बदौलत अपनी बेटी को अपने हाथों से कत्ल कर चुकी थी और अब यासिर की इमदाद चाहती थी, यानी सारा की लाश को कब्रिस्तान में दफन करना। खाला ज़ैनब के जिस्म में इतनी ताकत मौजूद नहीं थी कि वो खुद लाश को ठिकाने लगा सकती। लाश को ठिकाने लगाने के लिए किसी मर्द की जरूरत थी और वो यासिर साबित हुआ। कत्ल से पहले लड़की अपनी माँ को नींद की गोलियां खिला चुकी थी। मकसद नईम के साथ फरार था, इसलिए यासिर से बातचीत के दौरान खाला ज़ैनब बेहोश हो गई। इसकी झूठी कहानी पर गांव का कोई शख्स भी इतबार करने को तैयार नहीं था। लेकिन आमना की गवाही ने इन्हें कुछ और सोचने पर मजबूर कर डाला। आमना ने तमाम गांव वालों को ये बता डाला कि एक दिन पहले खाला ज़ैनब इसके घर आई थी
और इसकी आमद का मकसद सारा थी, जो कि उम्मीद से थी, और खाला ज़ैनब अपनी बदनामी को छुपाने के लिए इसके बच्चे को ज़ाया करवाना चाहती थी। वो इस काम के लिए हर कीमत देने को तैयार थी और सारा को बुरा भला कहे जा रही थी। इसने यहाँ तक भी कहा था कि अगर बच्चा ना गिराया गया तब वो सारा के वजूद को अपने हाथों से फना कर डालेगी, और शायद इसने ऐसा ही किया। आमना का ये इंकिशाफ ऐसा था जिसने मामले को पलट कर रख दिया और यासिर का पलड़ा यकदम बारी होता चला गया। पंचायत के सरगुना ने फैसला सुनाने से पहले गांव के बूढ़े खोजी को मामले की मजीद तहकीक करने का हुक्म दिया और पंचायत बर्खास्त कर डाली। नईम लोगों के दरमियान चीख रहा था कि ये सब झूठ है। अगर खाला ज़ैनब सारा को यासिर की आमद से पहले कत्ल कर चुकी थी, तब चीखों की आवाज के वक्त यासिर वही मौजूद था, जबकि कुछ देर के बाद इसे तमाम गांव वालों ने दीवार फांद देखा था। अगर वो बेकसूर था तब इसे दीवार फांदने की क्या जरूरत थी? वो दरवाजा खोलकर भी बाहर आ सकता था, लेकिन इसकी बातों की जानिब किसी ने तवज्जो देने की जरूरत महसूस नहीं की। खाला ज़ैनब शदीद सदमे की बदौलत कोमे में जा चुकी थी, इसलिए बयान देने से कासर थी। 2 दिन गुजर चुके थे और हालात मजीद खराब सूरत अख्तियार करते जा रहे थे। खोजी जायब कुएं का जायजा ले चुका था और इसका कहना था कि रहीम बख्श की बेटी और सारा को एक ही शख्स एक ही चाकू से कत्ल किया और अब मजीद पांव के निशान तलाश करने में मसरूफ था। जबकि दूसरी जानब सारा की कब्र खोदते भी मुश्किल पेश आ रही थी। मुश्किल का बाइस नहीं बन रहा था। वो 2 दिन से कब्र से लिपटा जाने का क्या करता फिर रहा था। इसे रास्ते से हटाए बगैर सारा की लाश हासिल नहीं की जा सकती थी और यासिर के लिए लाश का असूल बेहद जरूरी था। अब एक ही हल बाकी रह गया था कि लाश हासिल करने के लिए नईम को भी रास्ते से हटा दिया जाए। इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। जबकि आने वाले मजीद कल को वो गांव छोड़ने का फैसला कर चुका था। इसने बेलचा उठाया और अंदरूनी कब्रिस्तान की जानब चल दिया। आसमान पर घनेरे बादल छाए हुए थे। बूंदाबांदी का आगाज हो चुका था। वो सोचने लगा कि शायद बारिश में इजाफे की बदौलत नईम सारा की कब्र का पीछा छोड़कर घर का रुख कर चुका होगा, लेकिन बारिश की शिद्दत इसके काम में मुदाखलत पैदा कर सकती थी। इसलिए जितना जल्दी हो इसे अपना काम मुकम्मल कर लेना चाहिए। नईम हस्बे महमूद सारा की कब्र के पास मौजूद था और न जाने मुंह में क्या बड़बड़ा रहा था। वो माहौल से इतना बेगाना दिखाई दे रहा था कि इसे यासिर की मौजूदगी का भी इल्म न हो सका। यासिर इसके पीछे पहुंच चुका था और अब बेलचा उठाए इसके सर को कुचलने के लिए तैयार था। बादल बहुत जोर से गरजे। बिजली की चमक से महदूद लम्हों के लिए कब्रिस्तान रोशन हो गया। ये रोशनी इसके 14 तबक रोशन करने के लिए काफी थी, क्योंकि सामने का मंजर नाकाबिले यकीन था। तमाम कब्रों के मुर्दे अपनी कब्रों से उड़ते दिखाई दे रहे थे। घबराहट के आलम में बेलचा इसके हाथों से नीचे जा गिरा। नईम हड़बड़ाकर उठ बैठा और अब हैरानगी से यासिर की जानब देखे जा रहा था। यासिर के चेहरे पर पहले खौफ को देखते हुए वो इससे हम कलाम हुआ। यासिर, तुम मुझसे मेरी सारा को नहीं छीन सकते। वो सो रही है और मैं तुम्हें इसे जगाने नहीं दूंगा। नईम हरासा लहजे में कह रहा था। कब्रें फट रही हैं, मुर्दे उठ रहे हैं। भला ये कैसे हो सकता है? मुर्दे इन दोनों की जानब रुख कर रहे थे। इनके बिगड़े चेहरों के दरमियान शाजिया और रहीम बख्श की लड़की के चेहरे नुमा थे। लड़कियों के चेहरों पर तंजिया मुस्कुराहट रक्स कर रही थी, जैसे यासिर से कह रही हो, प्यारे यासिर, तुम्हारा आखिरी वक्त करीब आ चुका है, हमारे पास आओ और उस वक्त को गले लगा डालो। बिजली एक दफा फिर चमकी, लेकिन आंखों को चमका देने वाली रोशनी के बावजूद नईम को कब्रें फटती और मुर्दे उड़ते दिखाई नहीं दे सके। वो यासिर को ऐसी निगाहों से देख रहा था जिनका महफूम ये था कि वो यासिर को पागल करार दे चुका था। तुम्हें आराम की जरूरत है, अपने कमरे का रुख करो और मेरे और सारा के दरमियान आने की कोशिश मत करो। नईम ने गुस्से लहजे में यासिर से मुखातब होते हुए कहा और दोबारा कब्र के पास बैठ गया। बारिश अब इतनी तूफानी अंदाज में बरसने लगी थी, कब्रिस्तान की जमीन जलथल होती दिखाई दे रही थी। अचानक इसे अपने कंधे पर सख्त और सर्द बोझ महसूस हुआ। इसने हड़बड़ाकर पीछे देखा। एक मुर्दा जिस्म का हाथ इसके कंधे पर था, इसकी जानब बेनूर आंखों से देख रहा था। यासिर के हलक से खौफनाक चीख बरामद हुई और वो सर पर पांव रखकर अपने कमरे की जानब भाग खड़ा हुआ।
इसे अपने पीछे नीम की गसीली आवाज सुनाई दी। और कम वक्त यासर, क्यों कब्रिस्तान के पुरसकून माहौल को बर्बाद करने पर तुले हो? जाओ अपने कमरे में आराम करो। कब्रिस्तान की कच्ची जमीन पानी की बदौलत दलदल की सूरत अख्तियार करती जा रही थी। इसे भागना बेहद दुश्वार महसूस हो रहा था। कीचड़ में लथपथ जब वो कमरे में दाखिल हुआ तब कमरा गुप्त अंधेरे की बदौलत कब्र से कम मालूम नहीं पड़ रहा था। इसने कांपते हाथों से माचिस तलाश की और लालटेन रोशन की। कमरा जर्द रंग की रोशनी से भर गया। कमरे का दरवाजा चौपट खुला हुआ था और बाहर मुर्दों के चलने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। आवाजों से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इन सब का रुख यासर के कमरे की जानब हो। यासर ने इंतहाई फुर्ती के साथ कमरे का दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और बिस्तर पर बैठकर कांपने लगा। कदमों की आवाज कमरे के करीब आकर रुक चुकी थी और अब दरवाजा धड़धड़ा जाने लगा था। इसने घबराकर कंबल से जानकर बाहर देखा। कमरे के दरमियान में दहकता हुआ चूल्हा और उबलती कढ़ाई मौजूद थी। कढ़ाई तेल से लबरेज थी। चूल्हे के पास रहीम बख्श की लड़की और शाजिया मौजूद थी। इनकी निगाहें कढ़ाई पर मरकूज थी। वो यासर के वजूद से बेगाना दिखाई दे रही थी। यकदम कमरे में शाजिया की आवाज गूंजी, मेरे ख्याल में तेल गर्म हो चुका है, इस मुर्दे को यहाँ से ले आओ ताकि आज रात का इंतजाम किया जा सके। हम दोनों इसे घसीट कर यहाँ लाती हैं, जबकि तुम कढ़ाई में नमक मिर्च डाल लो ताकि बाद में दुश्वारी महसूस ना हो। रहीम बख्श की लड़की की आवाज सुनाई दी, जबकि कमरे में शाजिया और रहीम बख्श की लड़की के अलावा अब सारा के वजूद का भी इजाफा हो चुका था। दोनों लड़कियां कमरे के इस कोने की जानब चल दी जहाँ जो अंधेरे में डूबा बामुश्किल दिखाई दे रहा था। अचानक इसे कमरे में किसी मर्द के चीखने की आवाज सुनाई दी। आवाज हैरत अंगेज तौर पर इसकी आवाज से मुशाबा थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे अनजाने में वो खुद चीखने लगा हो। इसने हड़बड़ाकर अंधेरे कोने की जानब देखा। वो दोनों लड़कियां इस इंसान को घसीटते हुए चूल्हे की जानब ले जा रही थी। कमरा और शाजिया की दहशत ज़दा आवाज से गूंज रहा था, यासर चीखना चिल्लाना बंद करो वरना तुम्हें मजीद सख्तियां बर्दाश्त करनी होंगी। कंबल में मौजूद यासर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कमरे में अचानक ही जल्जले की कैफियत नमूदार हो रही हो। इसे अपने सर पर पहाड़ टूटना महसूस होने लगा, क्योंकि इन तीनों लड़कियों के दरमियान जो हंसती चीखती चलाती तड़पती सिसकती मौजूद थी वो हूबहू इसकी अपनी हस्ती थी। चेहरे का नाक नक्श हत्ता के कपड़े भी इसके जैसे थे। ऐसा मालूम होता था जैसे इसे शीशे के सामने खड़ा कर दिया गया हो। इसका बामुश्किल चीखे चलाए जा रहा था, लेकिन इन दोनों लड़कियों की गिरफ्त हैरत अंगेज तौर पर मजबूत थी। देखते ही देखते उन्होंने यासिर को रस्सियों से अच्छी तरह जकड़ डाला और कढ़ाई के पास ला फेंका। कमरा एक दफा फिर सारा की आवाज से गूंज उठा, अब बताओ तुम दोनों कौन सा गोश्त खाना पसंद करोगी? शाजिया फौरन बोली, मुझे रन का गोश्त चाहिए। रहीम बख्श की लड़की बोली, मुझे बाजू का गोश्त पसंद है। यासर को अपना सांस सीने में रुकता महसूस होने लगा। सायरा बोली थी, जबकि मैं तुम दोनों की राय से इख्तलाफ रखती हूँ। मेरा तो आज सिरी पाए खाने को दिल चाह रहा है। वो टोका उठाकर यहाँ लाओ ताकि रात के खाने का इंतजाम किया जा सके। सायरा ने दोनों लड़कियों से मुखातब होकर कहा और दोनों लड़कियां उठकर दोबारा अंधेरे कोने की जानब चल दी। कुछ देर बाद वो गज पर लंबा हैबतनाक टोका उठाकर ला रही थी। यासर अपना हलक खुशक महसूस कर रहा था, जबकि इसके बाद मुश्किल भी चीखना चिल्लाना छोड़कर खौफजदा निगाहों से मौत को अपनी जानब बढ़ते देखना शुरू कर दिया था। सारा गैर मामूली लंबे टोके को हाथ में थाम चुकी थी और दोनों लड़कियों से हम कलाम थी। तुम दोनों को रंजीदा होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी होगी, लेकिन पहले मेरी बाद में तुम्हारी। इसने टोके वाले हाथ को बुलंद किया। हाथ मुकम्मल रफ्तार के साथ नीचे गिरा। कमरा इंसानी चीख से गूंज उठा। न जाने वो चीख यासर की थी या फिर इसके हम शक्ल की। जो भी था मंजर दहशतनाक था। कमरे का फर्श सुर्ख रंग से रंगा दिखाई दे रहा था। इसके हम शक्ल का सर फुटबॉल की मंद कमरे में लड़खड़ाता फिर रहा था, जबकि लड़कियां हंसते हुए कह रही थी, अरे पकड़ो कहीं खो न जाए। मामला यासर की बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। इसने गला फाड़कर चीखते हुए कंबल एक जानब फेंका और कमरे से बाहर की जानब दौड़ लगा दी। लड़कियों ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन इसे अपने पीछे इनके कहके साफ सुनाई दे रहे थे। दरवाजा खोलकर जब इसने बाहर कदम रखा तब आसमान मुकम्मल तौर पर साफ था और कब्रिस्तान की जमीन खुश्क थी। ऐसा
محسوس ہو رہا تھا جیسے صدیوں سے بارش نہ ہوئی ہو، جبکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کچھ دیر پہلے طوفانی بارش کی بدولت قبرستان کی خشک زمین جلد پھل ہو چکی تھی۔ وقت ایسی باتیں سوچنے کا نہیں تھا، وہ جلد از جلد قبرستان سے فرار ہونا چاہتا تھا، سو اس نے گاؤں کی جانب بھاگنا شروع کر دیا، لیکن اپنے مقصد میں ایک دفعہ پھر ناکام ہو گیا۔ سامنے موجود ہزاروں کی تعداد میں مردے اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس نے گھبرا کر اپنے پیچھے نگاہ ڈالی، شازیہ، سائرہ اور رحیم بخش کی لڑکی اس کی جانب بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ فرار ہونے کے تمام راستے بند ہو چکے تھے، وہ چاروں جانب سے گھیرا جا چکا تھا۔ بے بسی کی بدولت اس نے آنکھیں بند کر ڈالی، وہ ایسے کبوتر کی من دکھائی دے رہا تھا جس نے بلی کو اپنی جانب آتے دیکھ لیا ہو اور آنکھیں بند کر لی ہوں، یعنی اگر وہ بلی کو نہیں دیکھ رہا تب بلی بھی اسے نہیں دیکھ رہی، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ اسے شازیہ کی آواز سنائی دی، یاسر آنکھیں کھولو اور سامنے موجود اپنی قبر کی جانب دیکھو جس میں تمہیں ہمیشہ کے لیے آرام کرنا ہے۔ اس نے نہ چاہنے کے باوجود جھٹکے کے ساتھ آنکھیں کھول ڈالی، سامنے کھودی ہوئی قبر اسے اپنی جانب بلا رہی تھی۔ چلو پیارے یاسر، اب قبر میں اتر جاؤ، کب تک دوسروں کے لیے قبریں کھودتے پھرو گے؟ کچھ اپنے آرام کے متعلق بھی سوچو، چلو شاباش، آگے بڑھو اور قبر میں لیٹ جاؤ۔ شازیہ کی آواز اسے گہرے کوہے میں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اسے اپنی سوچنے سمجھنے کی سخت جاتی محسوس ہونے لگی۔ خوفناک انداز میں اس نے قبر کی جانب قدم اٹھائے اور چھلانگ لگا کر قبر میں اتر گیا۔ لحد میں لیٹتے ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے جلتے بدن کو سکون میسر آ گیا ہو۔ قبر میں مٹی کی بارش شروع ہو چکی تھی، کچھ دیر کے بعد قبر مٹی سے لبریز ہو چکی تھی اور اس کے ارد گرد گپ اندھیرا چھا چکا تھا۔ وہ مختصر سے قید خانے میں قید ہو چکا تھا جہاں اس کے لیے حرکت کرنا بھی دشوار تھا۔ اس کا سکون غارت ہو چکا تھا اور اب سانس لینا بھی دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے گلا پھاڑ کر چیخنا شروع کر دیا، لیکن بلا وہاں اس کی آواز سننے والا کون تھا؟ اس نے جدوجہد کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دینے کی کوشش کی، لیکن مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ سانس رکنے کی بدولت اسے اپنا سینہ پھٹتا محسوس ہونے لگا، اب تو اسے جدوجہد کرنا بھی دشوار محسوس ہونے لگا۔ مزید کچھ دیر کے بعد وہ جدوجہد ترک کرنے کے بعد آدھا منہ چوہے کی ماند سیدھا لیٹ چکا تھا۔ جب صبح ہوئی، تمام رات طوفانی بارش برسنے کے بدولت نکلتی صبح بے حد خوشگوار تھی، لیکن یہ خوشگوار احساس انہیں اس وقت جھنجھوڑتا ہوا محسوس ہوا جب انہوں نے یاسر کو گاؤں کی گلیوں میں آوارہ پھرتے ہوئے دیکھا۔ وہ پاگل ہو چکا تھا، کھلاڑی اور کھدال اس کے ہاتھ میں تھی، وہ گلیوں میں کھدائی کرتا پھر رہا تھا۔ لوگوں کے پوچھنے پر وہ ان سے ہم کلام ہوتا تھا کہ یہ قبر یاسر کے لیے کھود رہا ہوں اور یہاں اس کو دفن کرنا ہے۔ پھر اچانک وہ چیخنا چلاتا، ان دیکھی کسی مخلوق کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا۔ شازیہ، سارا، میری بات سنو، میں یاسر کی قبر کھود چکا ہوں، تم اس کے سری پائے تیار کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں یاسر اب کبھی ایسا گنونے فعل کے متعلق سوچے گا بھی نہیں۔ اس کی ایسی حرکت دیکھنے کے بعد گاؤں والوں کی آنکھوں میں افسوس کی پرچھائیاں ابھرنے لگتی تھی۔ فرینڈز، انسان جب شیطان کے بہکاوے میں پوری طرح گرفتار ہو جاتا ہے تو دنیا آخرت کی فکر بھول جاتا ہے، پر وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ وہ مٹنے والا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔